हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है तुमने ऑलरेडी क्लास 9 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लिया होगा। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, हम लोग इसे स्क्रैच से पढ़ने वाले हैं ताकि बेसिक जो चीजें हैं तुम लोग को जो समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो किस पे बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी अगर देखोगे तो प्रोबेबल जो वर्ड होता है वो होता है कि हैपनिंग के चांसेस, कुछ चीज हो या ना हो उसके चांसेस। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी और चांसेस को बहुत वर्ड को लिंक किया जाता है यूजुअली कि चांसेस ऑफ हैपनिंग, कोई चीज होने की उसके चांसेस क्या है। जैसे कि अगर तुम डाइस को थ्रो करते हो, कोई भी गेम खेलते हो, जब डाइस को थ्रो करते हो तो तुम लोग चाहते हो कि 6 गिरे, लेकिन उसके 6 आने की पॉसिबिलिटीज, उसके चांसेस हमेशा होते नहीं है ना। अगर तुमने थ्रो किया जरूरी कि हर बार 6 गिरेगा? नहीं, तो डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर प्रोबेबिलिटी जो होती है, अगर हमारे पास कोई किसी चीज को थ्रो जब करते हो, जैसे कि डाइस को मैंने थ्रो किया, अब मैं उसका ये जो चीज कंडक्ट कर रहा हूं, ये जो एक टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूं, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये डिस्कस नहीं कर सकते कि अच्छा इसमें रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, क्योंकि डाइस को जब थ्रो किया तो मुझे नहीं पता कि डाइस पे 1 आएगा या 2 आएगा, 3 4 5 6, लेकिन मुझे इतना पता है कि अच्छा इनमें से कुछ ना कुछ तो आने वाला है, लेकिन क्या आएगा एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। तो इसीलिए ये जो पूरा जो स्टडी होता है जिसमें मुझे चांसेस के बारे में डिस्कशन करना होता है, वो पूरे स्टडी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ चांसेस और लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट्स हैपनिंग। तो जो भी इवेंट्स होते हैं उनके चांसेस क्या है होने के, तो वो सब। जैसे कि अगर सपोज रेस में 3 घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है, अब एक घोड़े की स्पीड ज्यादा है, दूसरे घोड़े की स्पीड कम है और तीसरे घोड़ा सबसे स्लो है, तो जो फास्टेस्ट है उसके चांसेस ऑफ कोर्स बाकी जो दोनों घोड़े हैं उनसे ज्यादा ही रहेंगे। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हॉर्स विनिंग एंड थर्ड हॉर्स लूजिंग, ऐसा कुछ करके पूछ सकता है। तो ये जो पूरा जो स्टडी है इसके बारे में कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इसके जीतने की, या फिर सपोज हम लोग स्टॉक मार्केट में अगर देखोगे तो स्टॉक मार्केट में अलग अलग चीजें होती है कि पूरा सट्टा बाजार जो चलता है उसमें कि यहाँ पे अगर ये प्राइस ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। या फिर नॉर्मल बेसिक जो अपन क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट या फिर कोई भी गेम खेलते हैं, गेम में जब कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन जब टॉस करते हैं तो 2 ही ऑप्शन रहते हैं, हेड या टेल्स। तो इसी तरीके से हर बार प्रोबेबिलिटीज का खेल, प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस होते चलता है। तो तुम्हें समझते चलना है कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे क्या यूज करना है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर कर लेता हूं। ठीक है, तुम लोग अभी मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है ये समझना मत कि ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें कैलकुलेशन भी अच्छे खासे पूछेंगे, मेन कैलकुलेशन ही पूछेगा, लेकिन हो सकता है 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन एक डेफिनेशन के हिसाब से फिर फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से पूछ सकता है। तो ये जो भी मैंने थ्योरी बताई है ये भी तुम्हें अच्छे से समझनी चाहिए। ये थ्योरी आगे के जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करेंगे, उसी पे बेस्ड रहेगी। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग को अगर वो करना है अच्छे से, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोग रेगुलरली प्रोबेबिलिटी में यूज करने वाले हैं तो उन्हें हम लोग एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जो होता है वो एक नंबर से मेजर्ड होता है। जैसे कि अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन को टॉस करते तो मुझे पता है कॉइन पे 2 ही ऑप्शन होते हैं, हेड या टेल्स। ठीक है, अगर पूरा परफेक्ट अच्छा से कॉइन है कि इक्वल वेट है दोनों साइड, मतलब ऐसे भी टेल्स के आने की पॉसिबिलिटी भी इक्वल है और हेड्स के आने की पॉसिबिलिटी सेम है, दोनों के आने की पॉसिबिलिटीज अगर सेम है तो इसका मतलब जो जब कॉइन को टॉस करेंगे तो मुझे पता नहीं कि हेड आएगा या टेल्स आएगा, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि अगर सपोज इमेजिन करो अगर मैं इसको 1000 बार फेंकता हूं, सपोज इमेजिन अगर 1000 बार फेंकता हूं तो 1000 में से 500 बार तो हेड आना चाहिए एंड 500 बार तो टेल आना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 2 बार भी फेंकता हूं तो 2 बार में 1 बार हेड आना चाहिए और 1 बार टेल आना चाहिए। तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो हैपनिंग टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में जब 2 हेड्स और टेल्स आते हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी होती है 50-50%। मतलब उसको 50% का मतलब क्या है? 50/100 विच इज 1/2। तो यूजुअली जो प्रोबेबिलिटी होता है वो एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करता है और वो नंबर 0 से 1 के बीच में आता है। 0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग और 1 मतलब हमेशा होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अगर मान लो प्रोबेबिलिटी, अगर सपोज डाइस की बात करते हैं, ठीक है, तो डाइस के अगर देखोगे डाइस के बारे में तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 है
और परफेक्टली फेयर डाइस है, मतलब परफेक्टली अच्छा डाइस है कि ऐसा नहीं कि किसी की ज्यादा है प्रोबेबिलिटी किसी की कम है। सब जो नंबर्स है 1 से लेके 6 तक सबकी आने की पॉसिबिलिटीज जो भी है वो सब इक्वल है। तो इसका मतलब टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है? 6। अब 6 में से कोई एक पर्टिकुलर आउटकम आ रहा है, इसका मतलब सपोज 2 आ रहा है, तो 2 की आने की चांसेस क्या है? तो 2 के आने के चांसेस है 2 तो एक ही बार आएगा, मतलब आउट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स ओनली एक ही 2 है, ऐसा नहीं कि 2 2 है या फिर 3 2 है, ओनली एक ही 2 है। तो 6 अगर 6 बार डाइस फेंकूंगा तो उसमें हो सकता है कि एक बार आए 2। इसीलिए जो सब जो नंबर्स है डाइस पे जो होते हैं सबकी पॉसिबिलिटीज होती है 1/6। 1/6 क्यों? क्योंकि 6 जो है वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है एंड 1 जो है उनमें से एक पर्टिकुलर नंबर जो है, जैसे कि 2 की बात की जाए या फिर चलो 6 की बात करते हैं, तो जो 6 जो डाइस पे आएगा उसकी भी पॉसिबिलिटी 1/6 है, 5 की पॉसिबिलिटी 1/6 है, सिमिलरली 1 नंबर की आने की पॉसिबिलिटी भी 1/6 है। तो देख सकते हो 1/6 जो नंबर है वो दोनों क्या है, वो नंबर 6 जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में है। टेंशन मत लो, धीरे धीरे मैं समझाते चलूंगा ये सब क्या क्या है। मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ रहा हूं और थोड़ा सा इसके साथ को भी लेके चल रहा हूं, तो समझते चलना एक एक करके मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर सबसे पहला आता है, स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट करते हैं उसके हमेशा जो आउटकम्स होते हैं वो परफेक्टली वेल डिफाइंड होते हैं। जैसे कि ऐसे कोई भी रैंडम वेग चीजें नहीं हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मेन हम लोग जो बात करते हैं वो एक्सपेरिमेंट पे ही बात करते हैं। जैसे कि अगर किसी चीज हम लोग कोई चीज कंडक्ट कर रहे हैं और उसके आउटकम्स मुझे पता ही नहीं है, तो वो एक एक्सपेरिमेंट नहीं होगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, एक्सपेरिमेंट वही होगा जिसके तुम्हें पता है कि आउटकम्स क्या होने वाले हैं, लेकिन तुम उन आउटकम्स को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे कि डाइस को थ्रो करना भी एक एक्सपेरिमेंट है। कॉइन को टॉस करना भी एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि दोनों में मुझे पता है कि कॉइन को टॉस करूंगा तो आइदर हेड या फिर टेल्स आएगा। से मैंने डाइस को थ्रो करूंगा तो 1 से लेके 6 में कोई ना कोई तो नंबर आने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा नंबर आएगा वो मैं बता नहीं सकता हूं। सिमिलरली कॉइन टॉस में एग्जैक्ट हेड या टेल्स आएगा वो एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता हूं। तो इसीलिए ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, ऐसे जो भी चीजें होती है जो हम लोग करते हैं, उनको कहते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वेल डिफाइंड आउटकम्स। एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूसेस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, ठीक है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। अब अगर सोचो एक चीज कि अगर मैंने स्टोन है, ठीक है, एक पत्थर को मैंने ऊपर फेंका ऐसे, और ऊपर फेंका तो ऊपर से मुझे पता है ऊपर से वो डायरेक्टली नीचे ही आने वाला है, ठीक है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है कि मैं उसके आउटकम बता सकता हूं। अगर मैं यही पत्थर को सपोज मैं जीरो ग्रेविटी मतलब स्पेस में अगर फेंकता तो वो पत्थर क्या होता, सीधा आगे जाते रहता जब तक उसको कोई किसी चीज का कोलाइड नहीं करता, ठीक है, कोलिजन नहीं होता। तो इसी तरीके से पत्थर को मैं सपोज अर्थ पे फेंक रहा हूं तो मुझे पता है पत्थर को अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो नीचे की तरफ ही वापस नीचे की तरफ ही गिरने वाला है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, हम लोग इसके आउटकम जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो पूरा प्रोबेबिलिटी में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बस रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं, और दूसरा होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। दोनों में छोटा सा अंतर है। रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे कि रैंडम, देखो नाम ही है रैंडम, ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में तुम एग्जैक्ट किसी एक सिचुएशन में तुम आउटकम को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। वाइल डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या है, देखो नाम ही है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या है, तुम आउटकम को डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने स्टोन वाला जो कहा था कि स्टोन को मैंने ऊपर फेंका, और स्टोन को ऊपर फेंका तो मुझे बाय डिफॉल्ट पता ही है कि स्टोन ऊपर अगर फेंकूंगा तो वो नीचे ही आने वाला है। तो ऐसे टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक, जिसका आउटकम पता, वो एक ही आउटकम है और वही होने वाला है हर बार, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर एक्सपेरिमेंट होता है उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। और रैंडम में जब तुम कोई आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब बेसिकली रैंडम मतलब यू कांट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट आउटकम, कि जो हमें पता है कि सारे पॉसिबल आउटकम हमें पता है कि इनमें से ये होने वाला है। जैसे कि डाइस को मैंने थ्रो किया तो मुझे पता है कि 1 या 6 में से 1 से 6 में से कुछ ना कुछ तो आने वाला है, लेकिन जब मैं थ्रो कर रहा हूं एक बार, पहली बार जब थ्रो कर रहा हूं तो मुझे एग्जैक्टली हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि अच्छा पहली बार में ही फर्स्ट आएगा, थर्ड आएगा, मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो इनमें से एग्जैक्ट मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं। तो ऐसे जो चीजें होती है उनको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। डेफिनेशन देखो यहाँ पे,
इफ एन एक्सपेरिमेंट वन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, ऑफ कोर्स हमें कुछ अगर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो हर बार जो हम लोग कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट को रिपीटेड बार बार कंडक्ट करते जाएंगे, तो वो आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ कोर्स होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले एक बार डाइस थ्रो किया, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में 2 बार डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो वो 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो गए। थर्ड एक्सपेरिमेंट में तीन डाइस एक साथ थ्रो कर रहे हैं, तो वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे। अगर एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को वही रिपीट करता हूं अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम। तो ये सोचो, हर बार अगर मैं थ्रो करूंगा, जरूरी नहीं कि हर बार सेम ही आउटकम प्रोड्यूस करे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूं, अगर डाइस को थ्रो करूंगा तो क्या हर बार जरूरी है कि 1 गिरेगा? हो सकता है 1 गिरे 1000 बार, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर 1 1000 बार गिरेगा तो उसके बाद के 1000 बार ना गिरे। तो यही होता है पूरा प्रोबेबिलिटी का खेल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या है कि अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या है कि अगर एक जो हम लोग जो आउटकम निकाल रहे हैं वो बार बार सेम आउटकम नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने स्टोन को जितनी बार भी मैं ऊपर फेंकूंगा, मुझे पता है कि जितनी बार ऊपर फेंकूंगा वो तो नीचे ही आने वाला है। सपोज एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, ठीक है, और कॉइन एक अनफेयर कॉइन है। अनफेयर कॉइन का मतलब क्या है कि सपोज मान लो मैंने कॉइन पे इधर भी हेड रखा है, दोनों साइड पे हेड रखा है, आगे भी हेड और नीचे भी हेड है। तो सोचो, अगर मैं इस कॉइन को जितना टॉस कर रहा, जितना ऊपर, जितना कहां, जैसे भी टॉस करना है कर लो, मुझे पता है इसका जो आउटकम है वो क्या आने वाला है, हर बार हेड्स ही आने वाला है, क्योंकि दोनों साइड पे हेड्स है। तो इधर भी हेड्स है, इधर भी हेड्स है, तो कुछ भी गिरेगा तो मुझे पता है कि उसका आउटकम जो है वो क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आउटकम मैं डिटरमाइन कर सकता हूं, तो इसीलिए बोलते हैं इसको डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, इसलिए वो इस कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज रैंडम एक्सपेरिमेंट, अगर कॉइन अच्छा सा फेयर कॉइन है, जैसे कि हेड और टेल्स अलग अलग है, तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। हम लोग उसके आउटकम्स एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, आउटकम्स यहां पे लिख दो चाहिए तो, कांट बी प्रिडिक्टेड, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के लिए आउटकम्स कैन बी प्रिडिक्टेड, क्या आउटकम जो है वो एग्जैक्टली हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, यही वो बोलना चाहता है कि हर एक एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग कर रहे हैं, रिपीट करके कर रहे हैं, तो उसका सेम आउटकम नहीं आ रहा है। जैसे कि जबकि इसमें क्या आएगा, विच वन रिपीट एंड प्रोड्यूस द सेम आउटकम, हर बार क्या होगा, सेम ही आउटकम आने वाला है। मतलब हम बोल सकते हैं कि वही एक पर्टिकुलर आउटकम है, तो वही आने वाला है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे और भी लिखा है, बट द आउटकम प्रोड्यूस्ड इन ईच ट्रायल। ट्रायल का मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, टेंशन मत लेना। ट्रायल मतलब जैसे कि अगर एक एक्सपेरिमेंट में रिपीट कर रहा हूं, तो हर बार जो मैं कंडक्ट कर रहा हूं, जैसे कि कॉइन को थ्रो किया, ठीक है, तो अगर मैं 10 बार कॉइन को थ्रो कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो हर एक बार जो है वो एक ट्रायल है। ठीक है, अगर मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं, अगर मैं 20-25 बार डाइस को थ्रो कर रहा हूं, तो हर बार जो मैं डाई को थ्रो कर रहा हूं वो एक ट्रायल है। ठीक है, तो बट द आउटकम प्रोड्यूस्ड इन ईच ट्रायल, तो हर बार जो मैं कर रहा हूं कंडक्ट, वो जो ट्रायल है उसका जो आउटकम है इज वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स। तो वो जो हर बार जो आउटकम आ रहा है वो सेवरल पॉसिबल जो आउटकम हम लोग को पहले से ही पता है। जैसे कि डाई थ्रो कर रहा हूं तो मुझे पता है 1 से 6 में से कुछ आएगा, लेकिन उस ट्रायल में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा कि 1 से 6 में कौन सा आने वाला है। हो सकता है 1 है, हो सकता है 3, हो सकता है 2, कुछ भी आ सकता है 1 और 6 के बीच में से। ठीक है, तो ऐसे टाइप की चीजों को, एक्सपेरिमेंट्स को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और जो भी प्रोबेबिलिटी का पूरा खेल जो चलने वाला है वो बस रैंडम एक्सपेरिमेंट में चलने वाला है। और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में कुछ चलने नहीं वाला है, क्योंकि उसका पता है, मैं अगर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूं, उसका मुझे आउटकम पता है, तो मेरे को उसका प्रोबेबिलिटी का खेल ही नहीं, उसमें कोई चांस ही नहीं होने का कि मुझे पता है होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं 1 है। इसीलिए यहां पे हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करने वाले, पूरे चैप्टर में रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल टॉसिंग अ फेयर कॉइन लिख लो, थ्रोइंग अ डाई लिख लो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। सपोज तुम्हारे पास डेक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है, 52 कार्ड का जो डेक होता है, सपोज उस 52 कार्ड के डेक में से तुम्हें एक कार्ड निकालना है, तो वो एक कार्ड निकालोगे तो वो 52 में से कोई भी कार्ड हो सकता है ना, क्योंकि 52 कार्ड जो है वो अलग अलग कार्ड्स है। तो इसलिए ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तुम उसके आउटकम्स तुम्हें पता है कि इन 52 में से कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा आएगा बोल सकते हो क्या? नहीं। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एग्जांपल लिखा है मैंने, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, तुम चीजें यहां पे लिख सकते हो, स्टोन थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, स्टोन थ्रोन अपवर्ड ऑन अर्थ,
ठीक है, उसका पता है मुझे वापस से नीचे ही आने वाला है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन इसका टेंशन मत लेना, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट तुम खुद भी सोच सकते हो, वैसे तो इसका आगे कुछ यूज नहीं आने वाला है। नेक्स्ट, अ ट्रायल। अ ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। तो एक एक्शन है जो कि रिजल्ट करता है वन और सेवरल आउटकम्स। जैसे कि एग्जांपल से समझो, सीधा मैंने एग्जांपल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया था वही। इफ अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, अगर मैं कॉइन को 10 बार टॉस करता हूं, देन ईच टॉस इज अ ट्रायल। तो अगर मैं ऐसे 10 बार टॉस करता हूं कॉइन को, ठीक है, तो हर बार जो भी आउटकम आया है, ठीक है, ये 5, ये 10, तो हर बार जो आउटकम आया, जैसे कि पहली बार हेड आया, फिर टेल्स 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 आया, फिर उसके बाद हेड की ऐसे लाइन है, फिर लास्ट में एक और टेल्स आया, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स है। तो यहाँ पे हर एक जो आउटकम है, हर बार जो एक एक चीज जो आ रही है, हर बार जो एक एक्शन हो रहा है, हर टॉस को बोलेंगे हम लोग एक ट्रायल है। तो टोटल 10 ट्रायल्स होंगे इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, ये वर्ड है इवेंट। इवेंट को समझो क्या होता है। इवेंट एक सबसेट है। अब तुम्हें सबसेट के लिए सेट समझना पड़ेगा, लेकिन उसका टेंशन मत लो। इवेंट में अगर लेमेन्स टर्म में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इवेंट देखो एक कलेक्शन ऑफ कुछ आउटकम्स है बस, और कुछ नहीं। जैसे कि अगर एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं हम लोग कि टॉसिंग या फिर थ्रोइंग अ डाई करते, चलो अगर मैंने डाइस को थ्रो किया, तो डाई को थ्रो किया तो मुझे पता है 1 से लेके 6 में कुछ ना कुछ तो आने वाला है। लेकिन अगर मैंने एक ऐसा कोई क्लॉज लगा दिया उसमें कि इवेंट व्हेन डाइस शोज एन इवन नंबर, या फिर इवेंट व्हेन डाइस शोज अ प्राइम नंबर, या फिर इवेंट व्हेन डाइस शोज अ एन ऑड नंबर, तो ये सब चीजें जो होती है ये इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स क्या होता है, जैसे कि अगर डाइस शोज एन इवन नंबर, तो डाइस पे इवन नंबर शो करने की पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है अभी, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो टोटल जो 6 आउटकम्स थे 1 2 3 4 5 6, उनमें से ये 2, 4, 6 ये क्या रहेंगे, उसका एक पर्टिकुलर इवेंट के आउटकम्स रह सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो 2, 3, 5, तो इस तरीके से ये 3 पॉसिबल आउटकम्स आउट ऑफ द टोटल 6 आउटकम्स, ये अपना एन इवेंट व्हेन अ डाइस शोज अ प्राइम नंबर, तो ये सब रह सकता है। सिमिलरली डाइस शोज मल्टीपल ऑफ 4, तो डाइस शोज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 तो एक ही है, वो है 4, और तो कोई मल्टीपल ऑफ 4 है नहीं, तो इसका मतलब एक ही पर्टिकुलर आउटकम पॉसिबल है आउट ऑफ द 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये सब तरीके चलने वाले हैं, तो ये सब समझना है कि इवेंट क्या होता है। इवेंट बेसिकली एक सबसेट है, जो भी एक इवेंट, एक एक्सपेरिमेंट के जो भी पॉसिबल आउटकम्स है, उनमें से कुछ एक उसका पार्ट, उसका एक छोटा सा सबसेट, सबसेट मतलब उसी का पार्ट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स, तो कुछ आउटकम्स का कलेक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट, और उसको यूजुअली डिनोट करते हैं कैपिटल ई के साथ, कई बार कैपिटल लेटर ए बी सी भी डिनोट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। बस कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इतना समझ लो। नेक्स्ट होता है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट में बस एक शब्द एक्स्ट्रा है, ओनली वन आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऐसा बस ऐसी कोई चीज जिसमें बस एक ही आउटकम आ रहा है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल नहीं कवर किया, वही मैंने जो बताया था, गेटिंग एन इवन नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस। जब डाइस को मैंने थ्रो किया तो मुझे एक इवन नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी। तो देखो इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2, 4, 6 आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट, ठीक है। देख सकते हो 2, 4, 6 जो तीनों इवन नंबर्स हैं, तो ये इवेंट के ये सब पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। मतलब इनमें से भी कुछ ना कुछ तो आ सकता है, जरूरी नहीं कि 2 ही आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 6 आए, लेकिन ये तीनों तो इवन नंबर है। सिमिलरली अगर गेटिंग अ प्राइम नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस, उसके लिए भी निकालूंगा तो वो भी हो सकता है 2, 3, 5, ठीक है। तो वो भी उनमें से कोई पर्टिकुलर केस हो सकता है। एलिमेंट्री इवेंट क्या था, बस एक ही पर्टिकुलर आउटकम आ रहा है। जैसे देखो इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन पॉसिबल आउटकम्स आर एच एंड टी, मतलब पॉसिबल जो आउटकम्स है वो एक कॉइन को टॉस करने पे क्या होता है, हेड्स एंड टेल्स, ये तो सबको पता ही है। तो अगर मैं गेटिंग अ हेड की बात करता हूं, तो गेटिंग अ हेड में मतलब बस देखो 2 ही आउटकम है, और 2 आउटकम में से बस एक आउटकम आ रहा है। तो ऐसे कोई इवेंट जब मैं बोलता हूं गेटिंग अ हेड, तो वो जो इवेंट है उसमें एक ही आउटकम आ रहा है आउट ऑफ द 2 आउटकम्स, इसका मतलब वो एक एलिमेंट्री इवेंट है। जैसे कि अगर मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं और मैं बोलता हूं गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर डाइस में कौन सा होगा, तो वो 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब इसका एक ही पर्टिकुलर आउटकम आ रहा है, हेंस गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर इज एन एलिमेंट्री इवेंट। ऐसा इवेंट जिसमें बस एक ही आउटकम आ रहा है, ठीक है।
इसके पहले मैं एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ, याद होगा तो। ये अनफेयर कॉइन और फेयर कॉइन में मतलब क्या है? फेयर कॉइन में मतलब दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, हेड और टेल्स। ऐसे एक साइड पे हेड है और एक साइड पे टेल्स है। वाइल अनफेयर कॉइन पे क्या होगा? अनफेयर कॉइन पे हो सकता है दोनों पे हेड और हेड हो, ठीक है, हो सकता है दोनों पे हेड और हेड हो, ऐसे आगे भी हेड और पीछे भी हेड, या फिर दोनों पे टेल्स और टेल्स हो। तो ऐसे चीजों को बोलते हैं अनफेयर कॉइन्स। या फिर कई बार ये भी होता है कि यहाँ पे वेटेड कॉइन्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में आती है कि हमें पता है इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर कॉइन के दो साइड्स है, ये फर्स्ट साइड है ऊपर का और ये सेकंड साइड है। ये दूसरा केस है, और करके लिख देना, फर्स्ट साइड है सेकंड साइड है, ठीक है। चलो लास्ट एक चीज, अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो एक इवेंट की अकरेंस मतलब उसके होने या ना होने की चीजें, मतलब कोई उसकी पॉसिबिलिटीज ऑफ हैपनिंग। तो ये जो अकरेंस की बात करता है, देखो एन इवेंट ही, देखना इसको डेफिनेशन को समझना अच्छे से, कुछ नहीं है इसमें वैसे तो। एन इवेंट ही एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एक पर्टिकुलर इवेंट है ई, जैसे कि मान लो गेटिंग एन इवन नंबर, ये जो भी है, एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेड टू अकर। ये जो इवेंट है वो तभी होगा, हैपन, अकर, हैपन इन अ ट्रायल। तो एक ट्रायल में तभी होगा इफ द आउटकम ऑफ ट्रायल इज वन ऑफ द आउटकम्स दैट फेवर्स ई, ठीक है। तो जो भी आउटकम उस ट्रायल का रहेगा वो अगर उस इवेंट ई को अगर फेवर कर रहा है। अब समझो इसको, मैं एक्सप्लेन करता हूं लेमन्स टर्म में, सिंपल भाषा में। सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया जाए तो अगर मैं किसी डाइस को थ्रो करता हूं, ठीक है, डाइस को थ्रो करता हूं, सपोज मेरे डाइस पे अभी मुझे पता है कि 1 से लेके 6 में आने वाला है। सपोज मैं इवेंट ई को बोल देता हूं कि इवेंट ई ये वाला, गेटिंग एन इवन नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। तो सपोज मैं स्टार्ट करता हूं थ्रो करना फर्स्ट ट्रायल में। तो फर्स्ट ट्रायल में अब हो सकता है फर्स्ट ट्रायल में 1 आ जाए। अब 1 जो है, क्या 1 इस इवेंट को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? गेटिंग एन इवन नंबर, 1 तो इवन नहीं है, तो इसका मतलब वो उसे फेवर नहीं कर रहा है। सपोज सेकेंड ट्रायल की बात करते हैं, तो सेकेंड ट्रायल में सपोज मेरा आया 6। अब 6 देखो इस इवेंट को फेवर कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसे जो भी आउटकम्स जो निकलते हैं, जो आउटकम्स जो फेवर करते हैं, जो भी इवेंट हमने जो डिसाइड किया था इवेंट के बारे में, उसे कहते हैं अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो मतलब वो इवेंट अकर हो रहा है। अदरवाइज अगर इवेंट नहीं अकर हो रहा है तो वो नॉट अकरिंग इवेंट्स, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने एक और एक्सप्लेन किया है। इफ अ डाई इज रोल्ड एंड द आउटकम ऑफ अ ट्रायल इज 4, डाई को थ्रो किया, आउटकम आया 4, देन वी से दैट इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर हैज अकर्ड। वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया सेम। तो अगर 4 आया तो हम लोग बोल सकते हैं इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर इज अकर्ड। अगर हमारा 5 आता है तो हम लोग बोल सकते हैं इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर हैज अकर्ड, या फिर इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर हैज अकर्ड। तो ये सब चीजें हमारे क्लियर होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो इनको ये सब जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये समझो, इवेंट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। तो ये बेसिक बेसिक जो चीजें हैं इन्हें तुम्हें समझना है। आगे इन्हीं का मैं यूज करने वाला हूं, इन्हीं वर्ड्स का यूज करके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और भी कुछ वर्ड्स हैं और भी कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको भी देखेंगे। पहले नोटबुक में इतना अच्छे से एक बार लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें लिखी हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नेक्स्ट चीज है। जैसे कि अभी हमने देखा एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, अकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या होता है। सिमिलरली जो मेन मुद्दा है वो अभी जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांस। तो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब कोई इवेंट के होने के चांसेस क्या है। जैसे कि अगर मैंने स्टार्टिंग में घोड़े वाला एग्जांपल लिया था कि 3 घोड़े दौड़ रहे हैं एक रेस में, तो सपोज एक के जीतने की संभावना, मतलब एक के जीतने की प्रिडिक्शन जो हम लोग कर रहे हैं कि पहला वाला घोड़ा फास्ट भागता है, दूसरा वाला घोड़ा मीडियम भागता है, तीसरा वाला स्लो भागता है। तो ऑफकोर्स जो चांसेस ऑफ फर्स्ट घोड़े के जो होंगे चांसेस, वो ऑफकोर्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अदर 2 घोड़े। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ चीजें हैं तो ये सब जो चांसेस का जो खेल खेल रहे हैं उसी कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो यहाँ पे जो भी इवेंट हो सकता है एग्जाम्पल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले डेफिनेशन देख लो। इफ ई इज एन इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक ई इवेंट पर्टिकुलर इवेंट है। इवेंट का मतलब क्या है, कुछ एक सारे आउटकम्स नहीं होंगे, उनमें से कोई एक सबसेट रहेगा, उसका एक पार्ट रहेगा, ठीक है। सम आउटकम्स एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के एक इवेंट में आ जाते हैं। तो एक इवेंट है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय पीई।
ये याद रखना अच्छे से, इसको पीई से रिप्रेजेंट करेंगे, पी ऑफ ई बोलो, पीई बोलो, ठीक है। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी किसका, तो ई इवेंट का, ठीक है। डिनोटेड बाय पी रिप्रेजेंट द चांस ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, कि ये जो इवेंट ई होने के चांसेस क्या है, तो वो प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करती है, पी ऑफ ई। इफ ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो अगर ई जो है वो एक ई जो इवेंट है वो इवन नंबर है, जब मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं उसका इवेंट जो है, तो इवेंट में कौन कौन से चीजें होंगी इवन नंबर आने के लिए, 2 4 6, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो भी अपने आउटकम्स है वो क्या रहेंगे, तो वो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जब मैं डाई को थ्रो करूंगा 1 से लेके 6 में कुछ भी आ सकता है, लेकिन ई इवेंट के हिसाब से कौन से होने चाहिए, इवेंट क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर, तो 1 से 6 में इवन नंबर कौन कौन से, 2 4 6। देन P represents the chance of occurrence of event E, that is the chance of getting 2 4 और 6। तो ये 2 4 और 6 आने के चांसेस एक डाइस पे क्या है, तो वो क्या है, अभी तक हमने उसकी वैल्यू के बारे में डिस्कस नहीं किया है कि वो वैल्यू कैसे निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए दो टाइप ऑफ अप्रोचेस होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच और एक होता है थियोरेटिकल अप्रोच। दोनों अप्रोच में कुछ कुछ फ्लॉ अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो देखो इसको अच्छे से क्या क्या है। तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, सबसे पहले अपन एक्सपेरिमेंट अप्रोच में क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कॉइन है, कॉइन को मैंने टॉस किया, कॉइन को अगर सपोज मैंने 10 बार टॉस किया, 10 में से 6 बार उसके हेड्स आए और 10 में से 4 बार उसके टेल्स आए, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, देखो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, एग्जांपल में देखो टोटल नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ऑफ अ फेयर कॉइन लिख दो, टॉसेस ऑफ अ कॉइन लिख दो, अभी चलेगा। तो हमने अगर सपोज 10 बार कॉइन को टॉस किया, 10 में से नंबर ऑफ हेड्स जो आए हैं, एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया है, नंबर ऑफ हेड जो आए हैं वो सपोज मान लो 6 आए हैं, एंड नंबर ऑफ टेल जो आए हैं, जो बचे कितने, 4 आए हैं। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है, तो हेड के आने की पॉसिबिलिटी उस कॉइन के लिए कितनी हो जाएगी, यूजिंग हमने एक्सपेरिमेंट किया है। अब अगर तुम इसी एक्सपेरिमेंट को वापस से कंडक्ट करोगे तो जरूरी नहीं हर बार यही रिजल्ट आएगा, हो सकता है ऐसे अलग अलग रिजल्ट हो, क्योंकि वो कॉइन है ना, हो सकता है 10 के 10 बार हेड्स आए और वहीं पे रुक जाए। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में यहीं पे एक फ्लॉ है, वो तुम्हें समझ में आएगा, एक्सप्लेन करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड सोचो क्या रहेगा, तो 10 में से 6 बार तो हेड्स आ रहा है, इसका मतलब हेड्स की आने की पॉसिबिलिटी 6/10 यानी 3/5, या फिर इसको लिख दो 0.6 हो गई, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो टेल की आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, देखो अब 10 में से 4 बार टेल आ रहा है तो 4/10, तो देखो ये 4/10 का मतलब ये क्या है, यही इवेंट का लिखा, देखो मैंने फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ई अकर्ड, तो जो भी ये इवेंट ई हो रहा है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हुआ उसका, इसके बारे में पहले निकालो, ठीक है। तो ये जो इवेंट ई है गेटिंग अ हेड, वो कितनी बार हुआ, 6 बार हुआ, और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म, तो 10 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है। सिमिलर टेल 4 बार आया, 10 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, तो ये 2/5 या फिर इसको लिख दो 0.4। तो इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हेड है वो टेल से थोड़ी सी ज्यादा है, ये 0.6 है तो ये 0.4 है। देख सकते हो अभी भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है, तो प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है, ठीक है। तो ये तो है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, लेकिन अगर तुम सपोज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच करते हो तो जरूरी नहीं कि हर बार वही प्रोबेबिलिटीज रहे, हो सकता है अलग अलग है। तुम चाहे तो घर पे बैठ के अभी एक कॉइन को टॉस करते देखो 10 बार, तो 10 बार में जरूरी नहीं कि हर बार 6 बार गिरेगा, हो सकता है एक बार 8 बार गिरे और 2 बार टेल्स गिरे, या फिर हो सकता है 9 बार हेड्स गिरे 1 बार टेल्स गिरे, या फिर ये भी हो सकता है 1 बार हेड्स 9 बार टेल्स गिरे। तो प्रोबेबिलिटीज बहुत सारी है इसमें, तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटल के लिए हम लोग ये सब चीजें अवॉइड करते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी नहीं लेते हैं। सपोज एक और एग्जांपल देता हूं कि जब ये फेल होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, सपोज हमें कोई बहुत बड़ी चीज हो, मतलब ऐसे सपोज तुम्हें सैटेलाइट या फिर कोई भी अगर नासा के लिए कुछ लॉन्च करना है, नासा को अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है स्पेस में, या फिर अपने नासा क्यों अपना इसरो ले लेते हैं, इसरो को कोई स्पेस में सैटेलाइट अपना लॉन्च करना है, तो अब वो सैटेलाइट कुछ फेल हो या ना हो तो उसकी पॉसिबिलिटीज हमें पता नहीं है, लेकिन अब ये तो नहीं कर सकते ना कि चलो 100 बार सैटेलाइट को भेजते हैं, उनमें से चलो 10 बार तो पास हो ही जाएगा, तो ऐसा तो नहीं ना, खर्चा पानी भी तो होता है ना, तो वो सब भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग कई बार ऐसे ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच नहीं कर सकते हैं,
इसलिए इसके लिए कुछ थ्योरेटिकल कुछ एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकल कुछ डेटा हमें सोचना पड़ेगा, ताकि बिना हम लोग एक्सपेरिमेंट किए ही वो प्रोबेबिलिटीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि जैसे कि हमने अगर सपोज सैटेलाइट के अंदर जाके अगर देखा अच्छे से कि उसमें अच्छा ये काम कर रहा है कि नहीं, हर जो इक्विपमेंट है उसके अंदर प्रॉपर वे से काम कर रहा है कि नहीं, और फिर उसका डिटेक्ट किया कि अच्छा ये 10 जो एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट जो है वो 10 में से 9 बार पास हो रहा है लेकिन एक बार फेल हो रहा है। सिमिलरली बाकी इक्विपमेंट्स की भी बात करेंगे और पूरा मिला जुला के फाइनली जो प्रोबेबिलिटी जो उसका पूरा फेलियर और उसका वैसे निकाल सकते हैं वो, लेकिन वो हो जाएगा अपना थियोरेटिकल। हमने सीधा सैटेलाइट को स्पेस पे भेज के चेक नहीं किया हर बार कि अच्छा ये फेल हो रहा है या पास हो रहा है, उससे अपना ही नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जो अप्रोच है प्रोबेबिलिटी का वो थोड़ा सा फ्लॉ हो जाता है, ठीक है। वो हर बार वो ये सब चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट होता है थियोरेटिकल अप्रोच। थियोरेटिकल अप्रोच में क्या है, वी ट्राई टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं बिना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए हुए। हम लोग बोलते हैं कि चलो इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हो रही है और इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हो रही है। जैसे कि अगर मैंने कॉइन टॉस की बात की थी, तो कॉइन टॉस में अगर देखोगे तो परफेक्टली अगर बैलेंस कॉइन है कि दोनों साइड में जो वेट है वो इक्वल है, तो अगर ऐसा कोई कॉइन है तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो कॉइन जो मैं इसको टॉस करूंगा तो हेड जितनी बार आएगा, सपोज 20 बार अगर हेड्स आया तो 20 बार टेल्स भी आना चाहिए। दोनों के आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है। और उसी के लिए अपना एक जो नेक्स्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे कि अगर कॉइन है, कॉइन में अगर हेड्स और टेल्स के आने की पॉसिबिलिटीज इक्वल है, जैसे कि अगर 10 बार अगर मैं फेंकता हूं तो 5 बार हेड्स आ रहा है और 5 बार टेल्स आ रहा है, तो उससे हम लोग बोलते हैं ये जो दोनों इवेंट्स है हेड्स एंड टेल्स, ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स है। सिमिलरली अगर डाइस पे मैं जब थ्रो कर रहा हूं और डाइस परफेक्ट डाइस है जिसमें सबकी आने की पॉसिबिलिटीज इक्वल है, कहीं पे ज्यादा से वेट नहीं है, ठीक है, अगर मैं थ्रो करता हूं तो सबके आने की पॉसिबिलिटीज एक्जैक्टली इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो सारे आउटकम्स है 1 से लेके 6 में डाइस पे 1 2 3 4 5 6 उन सबके आउटकम्स इक्वली लाइकली है। और वही एक्सप्लेन कर रहा है, व्हेन ईच आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एज लाइकली टू अकर एज द अदर आउटकम्स। तो हर आउटकम जो बाकी जो आउटकम्स के हिसाब से सेम अकर कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक ज्यादा वो कम हो रहा है, ऐसा नहीं, सब आउटकम्स इक्वली कवर कर रहे हैं, एक साथ अकर हो रहे हैं, मतलब एक साथ तो नहीं बोलूंगा, सबकी होने की संभावना सेम है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो सब जो आउटकम्स है वो इक्वल लाइकली है। एग्जांपल में मैंने डाइस थ्रोन, ऑल द 6 आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 आर इक्वली लाइकली। ऑफ कोर्स डाइस प्रॉपर होना चाहिए। अगर ऐसा कोई डाइस होगा जिसमें वेट एक ही साइड पे जाएगा, तो ऐसे भी डाइसेस होते हैं जो बहुत लोग जो ट्रिक मास्टर होते हैं वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। एक साइड में ज्यादा वेट रहता है डाइस का कि अगर तुम कैसे भी डाइस को डालोगे वो हमेशा उसी पे जाके गिरेगा, ठीक है। ऑफकोर्स ये ना, ये तो अपना लॉ ऑफ इनर्शिया ही है सीधा, जहां पे अगर तुम्हारा अगर तुम ऐसे एक लकड़ी रखते हो, लकड़ी का एक साइड ज्यादा और एक साइड कम है, तो ऑब्वियसली जब इसको फ्री फॉल कर दोगे तो वो जहां पे ज्यादा वेट है वहीं पे नीचे आके गिरेगा। सिमिलर डाइस में भी वैसा ही रहता है। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करके रखते हैं कि डाइस प्रॉपर डाइस है, फेयर डाइस है, अनफेयर डाइस नहीं है। सिमिलरली कॉइन भी वो है, फेयर कॉइन है, अगर वेटेड कॉइन नहीं है, अनफेयर कॉइन नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो 6 पॉसिबल आउटकम जो है वो सब इक्वली लाइकली है, सबकी आने की संभावना पॉसिबिलिटीज इक्वल है। फिर नेक्स्ट है एक और एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज करने वाला हूं बहुत बार मैं अभी आगे, फेवरेबल आउटकम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझो अच्छे से, नाम में पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसे आउटकम जो एक पर्टिकुलर इवेंट को फेवर करते हैं उसे बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवर मतलब उसको सपोर्ट करते हैं कि अच्छा ये इवेंट होना चाहिए तो ये इवेंट होने दो, ऐसा करके। देखो यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा, द आउटकम विच एंश्योर द अकरेंस ऑफ एन इवेंट आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। एग्जाम्पल में तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, द फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो एक सपोज मान लेते हैं डाइस को थ्रो कर रहे हैं एक बार और उसमें एक इवेंट मान लेते हैं गेटिंग एन इवन नंबर। तो गेटिंग एन इवन नंबर के लिए फेवरेबल कौन कौन से आउटकम्स है, तो वो है 2 4 एंड 6। गेटिंग एन ऑड नंबर के कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स है, 1 3 5। सपोज मैं हेड की बात करूं, गेटिंग हेड, सपोज मैं कॉइन टॉस की बात करूं तो कॉइन टॉस में अगर मैं लेता हूं गेटिंग हेड तो वो एक फेवरेबल आउटकम है एच, ठीक है। एच जो है वो फेवरेबल आउटकम है। सिमिलरली गेटिंग अ टेल बोलता हूं तो वो एक फेवरेबल आउटकम है, गेटिंग अ टेल। तो इस तरीके से कोई भी इवेंट के जो भी पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं उनको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। फिर आता है अपना मेन जो मुद्दा है इस चैप्टर का, जो कि इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है और इसी पे पूरी कहानी आगे बढ़ने वाली है। तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं।
तो क्या है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग थियोरेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कई किताबों में पढ़ने को मिलेगी तुम्हें। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत ही बेसिक थियोरेटिकल डेफिनेशन है। एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन जैसा कुछ नहीं है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो और देखते जाओ कि क्या हो रहा है, वैसा नहीं है। क्लासिकल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में हम लोग सबसे पहला ये अजम्पशन मानते हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनके जो पॉसिबल जो भी आउटकम्स है वो सब के सब इक्वली लाइकली है। ये हमने सबसे पहले अजम्पशन डाल दिया है और इसी अजम्पशन के बेसिस पे हम लोग ये फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, मतलब फॉर्मूला बनेगा। तो देखो, लेट अस अज्यूम ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे वो डाइस को थ्रो हो, चाहे वो कॉइन को टॉस हो, चाहे वो पैक ऑफ कार्ड्स में से कोई रिमूवल हो, तो सबके जो आउटकम्स है वो मान लेते हैं, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो सब इक्वली लाइकली है, सबकी होने की संभावना सेम है। एंड एक पर्टिकुलर उसमें से इवेंट मान लेते हैं। इवेंट मतलब उसका एक पार्ट रहेगा, एक कोई इवेंट है ई एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट, देन द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई। तो उस इवेंट ई जो भी हमने वो डिसाइड किया है कि ये इवेंट है, तो उस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट ई कैन बी formulated as number of favorable outcomes of E। तो जो भी उस E इवेंट के लिए नंबर ऑफ कितने फेवरेबल आउटकम्स है उसके, जैसे कि इवन नंबर के होने के कितने फेवरेबल आउटकम्स है, 3, वो 2, 4 एंड 6। ऑड नंबर के भी होने के कितने फेवरेबल आउटकम्स है, 3, 1, 3 और 5। सिमिलरली गेटिंग एन मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 अगर डाइस पे देखा जाए तो 3 और 6, तो उसके कितने फेवरेबल आउटकम्स है, 2। तो यहां पे ये मत भूलना नंबर ऑफ आउटकम्स है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है उस इवेंट ए के करस्पॉन्डिंग, वो आएगा न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में आएगा कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं इन द टोटल एक्सपेरिमेंट, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ये अपना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई। जैसे कि देखो, ऑन थ्रोइंग अ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 क्या लिखोगे, गेटिंग 4। तो हमारे पास पता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स जब डाई को थ्रो करेंगे, तो मुझे पता है टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब 6 में से 4 कितनी बार है, देखो 4 कितनी बार है, तो फेवरेबल आउटकम जो है वो एक ही है, वो है 4, ठीक है। तो एक ही आउटकम है, तो नंबर कितनी बार आ रहा है, वो 4, एक ही बार आ रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इज 1/6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/6, 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6। तो हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी, 1/6 ऑफ अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, अगर जब मैं डाई को एक बार थ्रो कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट, गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन सा, देखो फेवरेबल आउटकम में कौन कौन सा आएगा, 2, 4 एंड 6 इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, सोचो ये चीज कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर 2, 4 एंड 6 है, तो टोटल 3 पॉसिबल आउटकम्स है, तो 3/6 दैट इज 6 तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है अपने, तो 3/6 हो जाएगा हाफ। तो इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी हाफ है। सिमिलरली ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1, 3, 5, 3 पॉसिबिलिटीज है, 3 फेवरेबल आउटकम्स है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में टोटल 6 है, तो 3/6। तो ऑड की भी कितनी हो जाएगी, हाफ। तो एक डाइस को जब थ्रो करते हैं तो हमेशा क्या होता है, 50% ऑफ द टाइम्स इवन नंबर आता है और 50% ऑफ द टाइम्स ऑड नंबर आता है। ये हमारा थियोरेटिकल क्लासिकल डेफिनेशन है, ठीक है। गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, अब इन 6 में से इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो तो एक ही है, वो है 2, और वो एक ही है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, ये पूरे यहाँ पे छाप देना नीचे के नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। अब यहाँ पे तुम लोग बहुत लोग गलतियां क्या करते हैं, सीधा 2 लिख देते हैं, 2 नहीं है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर 2 है, लेकिन कितने इन 6 आउटकम में से कितने आउटकम्स फेवरेबल हो रहे हैं, तो बस एक ही फेवरेबल हो रहा है, वो है 2। तो इसका मतलब एक ही हो रहा है, इसका मतलब नंबर कितना है, 1। फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। सिमिलरली इस तरीके से ये 3 प्रोबेबिलिटीज हम लोग लिखेंगे, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से नोटबुक में, इतना पहले समझो अच्छे से, और भी मुझे कुछ कुछ डेफिनेशंस और कुछ कुछ चीजें कवर करानी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा, टेंशन मत लेना। और नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, डाइस पे, टॉसिंग कॉइन पे, डेक ऑफ कार्ड्स पे, अलग अलग टाइप के और भी क्वेश्चंस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश यही करूंगा कि चैप्टर खत्म हो जाए, मोस्ट प्रॉब्ली खत्म हो ही जाएगा, टेंशन मत लेना, आराम से अपन एक एक टॉपिक करते जाएंगे,
ठीक है, तब तक के लिए डेफिनेशन जो भी मैंने लिखा है इनको अच्छे से समझो, नोटबुक में लिखो, और अगर इनमें भी कोई डिफिकल्टी आ रही है तो तुम पूछ सकते हो मुझे। अगर तुम चाहिए तो अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से सीधा ये पूरा चैप्टर बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरा रीडिंग वाला चैप्टर है, तुम इसको पढ़ पढ़ के निकालोगे ना तो भी कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। मैं तो यही सोचा था तुम लोगों को रीडिंग के लिए छोड़ दूं, बट कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसका भी लेक्चर बना के तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये देखो अगर अच्छे से, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो तुम लोग डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, और अपन जल्दी एक और एक जूम सेशन रखने वाले हैं जिसमें मैं एक डाउट सेशन रखूंगा, बस हफ्ते में शायद 1-2 बार रखेंगे, जिसमें मैं आके बैठ जाऊंगा, जिनको डाउट्स आके पूछना है वो पूछ सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो तुम लोग अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट बता दो कि तुम्हें अगर रिक्वायर्ड है तो ले लेंगे, अदरवाइज अगर नहीं रिक्वायर्ड है, अगर सब कुछ कर रहे हो, कोई डाउट नहीं आ रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर आ रहा है और अगर कुछ इश्यूज आ रहा है तो मैं डाउट के लिए रहूंगा, तुम लोग पूछ सकते हो। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए, इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।